हेलो दोस्तों, आज हम ऐसी ट्रेन के बारे में बात करेंगे जिसे विज्ञान भी नहीं समझ पाया है। कहा जाता है कि ट्रेन चलते चलते अपने ट्रैक से गायब हो जाती थी, जिसका कोई भी शेड्यूल नहीं था। 1 मिनट दिखती थी और अचानक से गायब हो जाती थी। पर ये ट्रेन कहाँ गायब हो जाती थी, जिसका जवाब किसी के पास भी नहीं है। लोगों का कहना है कि शायद ये ट्रेन टाइम ट्रैवल करके दूसरी दुनिया में चली जाती थी, लेकिन अभी तक ये पता नहीं चला कि ये ट्रेन कहाँ चली जाती थी। चलिए इसके पीछे की पूरी घटना को जानते हैं। बात है सन 1911 की। बात है 14 जून 1911 की, जब रोमन रेलवे ने एडवर्टाइजिंग कैंपेन रखा था। ये लोग अपनी नई ट्रेन का परीक्षण करना चाहते थे। दोपहर के करीब 3 बजे थे जब यह ट्रेन रवाना हुई। बताया जाता है कि इस ट्रेन में लगभग 106 लोग मौजूद थे, जो कि आसपास की प्रसिद्ध जगह को देखने के लिए निकले थे। इस यात्रा के दौरान उन्हें लगभग 1 किलोमीटर की लंबी सुरंग से होकर गुजरना था। लेकिन हैरानी की बात यह है कि जब वह ट्रेन सुरंग में गई, उसके बाद इस ट्रेन को किसी ने भी नहीं देखा। बताया जाता है कि ट्रेन के गायब होने से पहले 2 पैसेंजर ट्रेन से कूद गए थे। उन्हें पूछने के बाद उन्होंने सारी चीज़ें बताई। ट्रेन के सुरंग में घुसने से पहले वहाँ अजीब सा वातावरण बना और सारा माहौल शांत हो गया। उन्होंने बताया कि ट्रेन के आगे अजीब सा धुआं छा गया। उन्हें यह सब कुछ अजीब लगा, जिससे वो ट्रेन से निकल के कूद गए। उन्हें यह सब कुछ बहुत अजीब लग रहा था। जब घटना की जांच हुई तो वहाँ पर कुछ भी पता नहीं चला और यह भी नहीं पता चल सका कि आखिर वह ट्रेन कहाँ गायब हो गई। लोगों ने घबरा कर उस सुरंग को ही बंद करवा दिया। लेकिन इस घटना का अंत यहाँ पर नहीं हुआ। मेडविल इटालियन दस्तावेज, जो कि बहुत ही पुरानी मोनेस्ट्री में मिले थे, उसमें एक ऐसी बात का जिक्र था जो काफ़ी अजीब थी। उस दस्तावेज के अनुसार मोनेस्ट्री के सामने एक बार एक गाड़ी आकर रुकी थी। वह गाड़ी लोहे की बनी हुई थी और उसमें बड़ी पाइपें लगी हुई थी और छोटी छोटी पाइपों से 3 और डिब्बे जोड़े हुए थे और एक पाइप से काला धुआं निकल रहा था। मोनेस्ट्री में काम करने वाले लोगों ने बताया कि उन्हें एक रहस्यमयी ट्रेन नजर आई। उनके सामने एक ट्रेन आकर रुकी, जिसमें से 2 डेविल पैसेंजर उतरकर सामने आए, जो कि काला लिबास पहने हुए थे, जो कि बहुत अजीब दिख रहे थे। उन्हें देखकर भिक्षु बहुत ज़्यादा डर गए और वो दोनों डेविलों ने मिनिस्ट्री में घुसने की बहुत ज़्यादा कोशिश की, लेकिन वो उस मोनेस्ट्री में नहीं घुस पाए। उसके बाद वो दोनों डेविल उस ट्रेन में जाके वापस बैठ गए और काले धुएं में कहीं गायब हो गए। लेकिन इस रहस्यमयी घटना का अंत यही नहीं हुआ। मैक्सिको के एक वैज्ञानिक जॉन सक्सेना, जो कि मैक्सिको में ही रहते थे, उनका दावा था कि उनके पास कुछ ऐसे सबूत मौजूद हैं जो इस घटना का दावा करते हैं। उन्होंने इस समय की मेडिकल फाइल्स और रिपोर्ट को काफ़ी संभाल कर रखा था। उसी में से एक फाइल के अनुसार एक बार टाउन हॉस्पिटल में 104 लोगों को मास मेडिकल के कारण भर्ती किया गया था और चौंकाने की बात यह है कि उन सभी की स्टोरी बिल्कुल एक जैसी थी, यहाँ तक कि वे सभी पैसेंजर इटालियन थे। चौंकाने वाली बात यह है कि वहाँ की जहाज़ों में उस समय किसी भी इटालियन का नामो निशान नहीं था जिसने मैक्सिको की यात्रा की हो। सबसे चौंका देने वाली बात यह है कि उन सभी का कहना था कि वे रेलवे के रास्ते यहाँ आए हैं। शायद वो वहीं के पैसेंजर हों जो ट्रेन 1911 में रोम से गायब हुई थी, जिसमें 104 पैसेंजर भी थे। लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि कोई भी ट्रेन बड़े बड़े समुद्रों को पार करके रोम से मैक्सिको कैसे जा सकती है। लेकिन जिन सबूतों की बात इस वैज्ञानिक ने की, वो 18वीं सदी में कैसे मौजूद थे। ये ट्रेन 1911 में लापता हुई थी, इसीलिए माना जाता है कि ये ट्रेन आज भी कहीं टाइम लूप में फंसी हुई होगी। कई लोगों ने ऐसे दावे किए हैं कि उन्होंने इस ट्रेन को आज के समय में भी देखा है। दोस्तों, जब बात हो रही है अनसॉल्व्ड मिस्ट्री की, तो मैं भी इससे रिलेटेड आपको एक स्टोरी बताना चाहती हूँ। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम अपनी स्टोरी स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ये कहानी है मायरा की, जो 21 साल की थी। उसे कैंपस रिप्लेसमेंट से आईटी कंपनी में एक अच्छी जॉब मिल गई थी। उसकी शिफ्ट रात के 12 बजे ख़त्म होती थी,
फिर थोड़ी दूर उसे पैदल चल के जाना होता था। फिर वहाँ से वो रेलवे स्टेशन पे पहुँच के ट्रेन ले लेती थी। रोज़ की तरह रेलवे स्टेशन पर पहुँचकर वो अपनी ट्रेन का वेट करने लगी, लेकिन रोज़ के जैसे एलईडी बोर्ड पर ट्रेन का नाम और शेड्यूल लिखा रहता था। लेकिन आज ना ट्रेन का नाम लिखा था और ना ही शेड्यूल लिखा था, बल्कि एलईडी लाइट बार बार जल रही थी और बुझ रही थी। अचानक ही रेलवे स्टेशन का पावर कट हो गया और रेलवे स्टेशन के चारों तरफ अंधेरा छा गया। लेकिन जब तक वो कुछ समझ पाती तब तक वहाँ पर ट्रेन आ गई। बाकी पैसेंजर के साथ वो भी ट्रेन में चली गई। आज भी बाकी दिन की तरह गिने चुने ही पैसेंजर थे। वो अपनी सीट पर बैठ गई और अपने कानों में हेडफोन लगा ली और लाउड म्यूज़िक अपने हेडफोन में लगाकर वो आंखें बंद करके अपनी सीट से टेक लेकर बैठ गई। बहुत ज़्यादा थकान होने के कारण जब वो आंख बंद करके बैठी हुई थी तो उसकी आंख लग गई और वो नींद में चली गई। कुछ देर बाद उसकी फ़ोन की रिंग बजी, जब उसने देखा तो उसमें उसके पापा का फ़ोन आ रहा था और उसने अपने पापा का फ़ोन उठाया तो दूसरी तरफ से आवाज़ आई, बेटा तुम्हें ट्रेन टाइम से तो मिल गई थी ना, और तुम कौन से स्टेशन पर पहुंची हो। पापा की आवाज़ सुनने के बाद जब उसने अपने चारों तरफ देखा तो उसने देखा कि वहाँ चारों तरफ अंधेरा छाया हुआ था और कोई भी पैसेंजर नहीं दिखाई दे रहे थे। ना डिस्प्ले बोर्ड पर किसी स्टेशन का नाम आ रहा था, ना कोई अनाउंसमेंट हो रही थी। फिर उसने अपने पापा से कहा कि पापा यहाँ पर कोई नज़र नहीं आ रहा है, मुझे लगता है कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ है। तो उसके पापा ने कहा कि बेटा किसी पैसेंजर से पूछो कि तुम कौन सी स्टेशन पर पहुँची हो। तो उसने कहा कि यहाँ पर कोई पैसेंजर भी दिखाई नहीं दे रहा है। उसके पापा ने कहा कि मुझे बहुत डर लग रहा है, अगला स्टेशन जो भी आएगा तुम वहाँ पर उतर जाना। फिर उसने कहा ठीक है। आमतौर पर ये ट्रेन हमेशा 10 या 15 मिनट बाद हर स्टेशन पर रुकती थी, लेकिन आज 20 मिनट बीत चुके थे और ये ट्रेन रुकने का नाम नहीं ले रही थी और ट्रेन चलती ही जा रही थी। मायरा बहुत ज़्यादा घबरा गई। फिर मायरा सोचती है कि उसे ड्राइवर के पास जाना चाहिए और उससे कंफर्म करना चाहिए कि कौन सा स्टेशन आ गया है। फिर वो अपनी मोबाइल का फ्लैश लाइट जलाती है और आगे ड्राइवर के पास जाने लगती है। जैसे जैसे वो आगे बढ़ती है, ड्राइवर की कैबिन के पास पहुंच के जब वो नॉक करती है तो दूसरी तरफ से कोई भी आवाज़ नहीं आती है और 2-3 मिनट तक नॉक करने के बाद भी जब आवाज़ नहीं आती है तो बहुत ही ज़्यादा घबरा जाती है और अपनी सीट पर वापस आके बैठ जाती है। अब उसे इंतज़ार था कि ट्रेन कब रुकेगी और मायरा ट्रेन के नीचे उतरकर स्टेशन के पास पहुंच के अपने पापा को कॉल करेगी और अपने घर जाएगी। फिर कुछ देर बाद 10 मिनट बीत गए थे। अब ट्रेन की स्पीड थोड़ा कम होती है तो मायरा की जान में जान आती है। ट्रेन कुछ दूरी पर जाके एक स्टेशन पर रुक जाती है। जब मायरा ने खिड़की से झांका तो स्टेशन पर कोई भी नज़र नहीं आ रहा था और स्टेशन पर काला अंधेरा छाया हुआ था। मायरा को तो अब और भी ज़्यादा डर लग रहा था। फिर वो अपने पापा को कॉल लगाती है और बोलती है, पापा ट्रेन किसी स्टेशन पे रुकी है, लेकिन यहाँ पर दूर दूर तक कोई नज़र नहीं आ रहा है और प्लेटफॉर्म पे नाम भी नहीं दिख रहा है और यहाँ पर कोई भी नहीं है और मुझे बहुत डर लग रहा है। तो उसके पापा बोलते हैं कि बेटा मोबाइल पे अपनी लाइव लोकेशन चेक करो, तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम कौन सी स्टेशन पर हो। फिर मायरा अपनी मोबाइल से अपनी लाइव लोकेशन चेक करती है और वो देखती है कि वो किसी अनजान जगह पर है जहाँ पे जीपीएस भी उसे ट्रैक नहीं कर पा रहा है। फिर वो बोलती है कि पापा मैं पता नहीं कहाँ हूँ, जीपीएस भी मेरी लोकेशन ट्रैक नहीं कर पा रही है, मैं बहुत ज़्यादा डरी हुई हूँ, मुझे आओ और यहाँ से ले जाओ। अचानक नेटवर्क ख़राब होने के कारण कॉल कट जाती है। फिर मायरा ट्रेन से नीचे उतर जाती है और स्टेशन पर अपनी फ्लैश लाइट जलाकर आगे बढ़ने लगती है और देखने लगती है कि कहीं से उसे स्टेशन का नाम पता चल जाए। कुछ दूर आगे जाने के बाद उसे एक बोर्ड बड़ा सा दिखाई देता है और उसकी जान में जान आती है। फिर वो फ्लैश लाइट से जैसे ही बोर्ड को देखती है वो सन्न रह जाती है और उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि बोर्ड पूरी तरह से खून से लथपथ था और उस पर अभी भी खून की बूंदें गिर रही थीं। फिर वो बहुत तेज़ी से ट्रेन की तरफ भागने लगती है कि अचानक से उसका फ़ोन बजता है और जब वो फ़ोन उठाती है तो दूसरी तरफ उसके पापा होते हैं और वो कहते हैं कि बेटा घबराओ मत, आगे जाओ और देखो चर्च या बिल्डिंग कुछ ना कुछ तो मिलेगा और जाके वहाँ पर
किसी से पता कर लेना कि तुम कहाँ पे हो, तब तक मैं भी किसी पुलिस से मदद मांगता हूँ। मायरा अपने पापा के कहे अनुसार भागती रहती है और कुछ ना कुछ ढूंढने की कोशिश करती रहती है, लेकिन उसके भागते भागते उसे अपने पीछे से कई लोगों के पैरों की आवाज़ सुनाई देती है, जैसे उसके पीछे कई लोग भाग रहे हों। फिर रहते रहते जब वो पीछे मुड़कर देखती है तो वहाँ सन्नाटे के अलावा और कुछ नहीं नजर आता है और बहुत ही ज़्यादा घबराते हुए भागती ही रहती है। मायरा अपनी पूरी ताकत से तेज़ी से दौड़ती रहती है और दौड़ते हुए वो यही मनाती रहती है कि वो कहीं से भी करके कहीं ना कहीं पहुंच जाए। कि जब वो दौड़ती रहती है उसे पीछे से आवाज़ सुनाई देती है कि कोई गुस्से में उसका नाम बुला रहा हो, लेकिन अब वो इतना ज़्यादा डर चुकी थी कि वो पीछे मुड़कर नहीं देखती है। आधी तेजी से दौड़ते दौड़ते जा ही रही थी कि अचानक उसके पैर रुक जाते हैं। वो सामने देखती है कि एक पोल पर एक उल्टी औरत लटकी हुई है, जिसके मुंह पर खून लगे हुए हैं। वो इतनी ज़्यादा घबरा जाती है कि वो भागने के लिए पीछे की ओर मुड़ती है। जैसे वो पीछे मुड़ती है कि देखती है कोई उसके पास दौड़ते हुए आ रहा है। जैसे जैसे वो आदमी नज़दीक आता है उसे दिखाई देता है कि एक इंसान दौड़ते हुए उसके पीछे आ रहा है, जिसका शरीर कटा फटा हुआ है और उसके भी चेहरे पर खून लगा हुआ है। वो आदमी हाथ हिलाकर मायरा को रुकने का इशारा कर रहा था। वो इतनी ज़्यादा घबरा जाती है कि वो फिर से आगे की ओर मुड़ती है। देखती है जहाँ अभी कुछ मिनट पहले पोल पर उल्टी लटकी औरत थी, वहाँ अब कोई भी नहीं है और सामने रास्ता भी खाली नज़र आ रहा है। फिर वो उस आदमी से भागने के लिए उसी रास्ते पर दोबारा भागने लगती है। फिर मायरा दौड़ते दौड़ते कुछ दूरी पर पहुंचती है कि उसे कुछ ही दूरी पर एक कार खड़ी हुई नजर आती है। वो उस कार पर दौड़ते हुए जाती है मदद मांगने के लिए। कि जब वो कार के पास पहुंचती है और उसके विंडो पर हाथ मारती है तो उसमें से एक आदमी निकलता है और वो पूछता है कि तुम यहाँ इतनी रात को क्या कर रही हो और तुम इतना हाँफ क्यों रही हो। फिर गाड़ी वाला इंसान उससे कहता है कि तुम अंदर आराम से बैठ जाओ और फिर मुझे सारी चीज़ें बताओ। और मायरा गाड़ी के अंदर बैठ जाती है। फिर वो अपनी मोबाइल चेक करती है कि देखती है कि उसकी मोबाइल में नेटवर्क ही नहीं है। फिर वो आदमी से बोलती है कि मैं पता नहीं कहाँ से इस भूतिया स्टेशन पर फंस गई हूँ और मैं यहाँ पे लाख कोशिश करने के बाद भी नहीं निकल पा रही हूँ। फिर उसका ध्यान जाता है कि जो गाड़ी चला रहा था वो आदमी वापस उसे स्टेशन के पास ही ले जा रहा है। कुछ दूर चलने के बाद मायरा उस गाड़ी वाले से बोलती है कि तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो, तुम मुझे वापस ट्रेन की तरफ क्यों ले जा रहे हो, मुझे वहाँ नहीं जाना। फिर देखते ही देखते अचानक गाड़ी वाला पीछे की ओर मुड़ता है और वो अजीब सी मुस्कुराहट के साथ उसे देखता है और देखते ही देखते उस गाड़ी वाले का चेहरा उसी इंसान में बदल जाता है जो कुछ देर पहले अभी उसके पीछे पागलों की तरह भाग रहा था। वो इतनी ज़्यादा घबरा गई थी कि वो गाड़ी का दरवाज़ा खोलते ही भागने लगती है। कुछ दूरी भागने के बाद उसे ट्रेन नज़र आती है और उसे छिपने की कोई जगह नहीं मिलती है तो वापस से ट्रेन पे चढ़ जाती है और ट्रेन पे चढ़ने के बाद एक सीट के नीचे बैठ जाती है। सीट पे छिपने के बाद मायरा इतनी ज़्यादा घबराई हुई होती है कि वो बेहोश हो जाती है और ट्रेन आगे की ओर चल पड़ती है। कुछ देर बाद जब मायरा की आंखें खुलती है तो वो स्टेशन के एक इमरजेंसी रूम में खुद को पाती है और उससे एक औरत बोलती है कि मैम आप कैसी हैं, आप अपनी ट्रेन पे सीट पे बेहोश हो गई थी, कुछ पैसेंजर ने आपको यहाँ लेकर आया, आप अपने घर पर किसी को इन्फॉर्म कर दीजिए। मायरा चौंक कर इधर उधर देखती रह जाती है और फिर वो बोलती है कि आप मेरे पापा को कॉल कर दीजिए और वो आए मुझे ले जाएं। फिर मायरा अपने फ़ोन से अपने पापा को कॉल करती है तो उसके पापा कहते हैं बेटा तुम कहाँ थी, मैं 1.5 घंटे से तुम्हें फ़ोन ट्राई कर रहा था, तुम्हारा कोई पता नहीं था। फिर वो बोलती है कि पापा मैंने आपको तो कॉल किया था, आपको तो सब पता है। उसके पापा कहते हैं कि क्या बात कर रही हो। फिर मायरा अपनी लाइव लोकेशन ऑन करके अपने पापा को लोकेशन भेज देती है। कुछ देर बाद उसके पापा गाड़ी से आते हैं और उसे अपनी कार में वापस घर ले जाने लगते हैं। फिर मायरा अपने मोबाइल में अपनी कॉल हिस्ट्री चेक करती है। वो देखती है कि उसने अपने पापा को 10 बार कॉल लगाई है, लेकिन हर बार उसे डायल नंबर ही दिखाई देता है और उस नंबर पे उसने बात नहीं की है। और वो सोचती है कि उसने तो अपने पापा से बात की थी और अगर ये सब सपना था तो आखिर में जब वो बेहोश थी तो उसके पापा को 10 बार किसने कॉल लगाई थी।
मायरा बस इसे एक बुरा सपना समझ के भूल जाना चाहती थी, लेकिन कार के चलते हुए जब वो साइड मिरर में देखती है तो उसे पीछे से फिर वही कटा फटा इंसान दौड़ते हुए नजर आता है, जो तेजी से उसके कार के पीछे पागलों की तरह दौड़ रहा था। आई होप गाइस आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना ना भूलें। बाय बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।